हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया वो घड़ी आ चुकी है कि एनटीए ने नीट 2024 के लिए यूजी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं और ये ब्रोशर जो है वो कल 9 फरवरी को शाम तक जो है वो जारी हो चुके थे। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली इसी के बारे में, ये जो ब्रोशर है 2024 के फॉर्म भरते टाइम पर आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है और इन फ्यूचर आगे के लिए भी आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप फॉर्म भरते टाइम पर अभी, जैसे आपने कोई फोटोग्राफ सबमिट करी है, जो फोटोग्राफ आपने यहां सबमिट करी है वही चीज आगे काउंसलिंग में भी काम में आएगी। तो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है वो नीट के फॉर्म भरने में काम में आएंगे, ये सारी बातें इस वाले वीडियो में हम करेंगे। और इसके अलावा देखो, ये जो ब्रोशर है ये लगभग 167 या 150 प्लस इसमें पेज है। तो भाई अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो पूरा जो है ब्रोशर जो है एक साथ पढ़ ले। तो इसमें जो भी हाइलाइट्स है जो आपके काम की है अभी बिफोर काउंसलिंग, सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि आपको पहले नीट का एग्जाम देना है, तो एग्जाम से पहले कौन सी चीजें काम की है, फॉर्म भरते टाइम पर आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, ये वीडियो स्पेशली जो है वो इसी के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो ब्रोशर आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और डायरेक्टली देखो, बिना किसी देरी लगाए हम डायरेक्टली आते हैं इस पे। हाँ, ये देखो, सबसे पहले जो है ना यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म वगैरह दी हुई है, हम इनकी बात कर लेते हैं। आप देखो कि लिस्ट ऑफ अब्रिविएशंस, तो ये जो भी है मतलब एक तरीके से ये सारी चीजें जो है ना बीच बीच में लिखी गई है, इसी ब्रोशर में शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है ना। तो ये तो सारी हमें पता है, कोई काम की चीज इसमें नहीं है। डायरेक्टली देखो हम आते हैं इस पॉइंट पर, है ना, कि क्या है। तो सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है ये, है ना। तो इसके बारे में आप देखोगे तो 9 फरवरी यानी कि कल जो है वो इसको स्टार्ट किया था और 9 मार्च तक, लास्ट डेट जो 9 मार्च है और शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। 5 बजे तक फॉर्म भरने की और रात को जो है वो आप 11:50 तक इसमें फीस जमा करवा सकते हो, जो भी फीस है। अब फीस इसमें इस तरीके से है कि जो जनरल का कैंडिडेट है उसके लिए 1700 रुपए है और ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस, है ना, इनके लिए फीस, फॉर्म की फीस है 1600 रुपए और बाकी जो भी है पीडब्ल्यूडी या फिर आप यू कहो एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए जो है फीस है। इसमें जो है जीएसटी अलग से लगेगा जब आप पेमेंट करोगे, तो जो भी चार्जेबल है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर वो भी सारा इसमें नीचे दिया हुआ है। लेकिन इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि हम जब इतना पैसा दे रहे हैं, आपने जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए किसी कोचिंग में भी दिए होंगे, तो इतना पैसा दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैटर नहीं करती है। फिर इसके बाद देखो जरा आगे क्या है कि अगर अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये बाद में अनाउंस किया जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर मिला है और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड करना है, ये चीज भी जो है वो अभी नहीं, बाद में जो है वो अनाउंस होगी। और इसके अलावा जो है देखो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से लेके 5 बजे तक जो वो टाइम रहेगा नीट का, है ना। और ये जो है वो हर जगह यही रहेगा। कई बार जो नीट में, जैसे लास्ट ईयर जो मणिपुर में कुछ दिक्कत होने की वजह से जो नीट का एग्जाम केवल मणिपुर के बच्चों के लिए आगे पोस्टपोन हुआ, तो इसमें चेंज भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हाल फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है और भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन कहीं पर भी आए, है ना। तो ये अपने पास जो वो टाइम का जो है वो है 2 से लेके 5:20 तक, लगभग 200 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। पूरे जो है वो 180 क्वेश्चन आपको करके आने, 200 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, 180 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना। मतलब 180 मैक्सिमम क्वेश्चन 180 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। फिर आगे जो आपको ये बोल रखा है कि देखो ये सारी चीजें हो गई, कोई मतलब सारी चीजें जो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्टली देखो हम आते हैं इस पर कि एप्लीकेशन फॉर्म ये हो गया। इसके बाद में ये देखो कि कौन सी चीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली देखो जरा कि रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, कलर भी हो सकती है। आप फोटोग्राफ कैसे भी, आजकल वैसे कलर ही हम खिंचवाते हैं, है ना, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि आपका फेस पूरा विजिबल होना चाहिए, अच्छे से आपका चेहरा दिखना चाहिए। कोई ऐसे साइड पोज नहीं देना है कि ऐसे पोज, ऐसे खड़े हैं आप, आपका फेस दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो गर्ल्स के लिए है, आपके कान दिखने चाहिए, बाल जो है वो ऐसे बांध के उसके बाद में जो फोटो खिंचवानी है। आपको हीरोइन वहां पर मेकअप वेकअप जो है वो ज्यादा नहीं करना है कि भाई ऐसे जुल्फे ऐसे करके जो है बाद में कर रहे हो ना, आपके कान जो है ना वो दिखने चाहिए फोटो में, है ना। अदरवाइज जो है वो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा
और फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है, और विजिबल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट ए वाइट बैकग्राउंड, ये भी ध्यान में रखना कि आपको जो है ना वाइट बैकग्राउंड में ही फोटो खिंचवानी है, ठीक है। दो तरीके के फोटो होंगे, एक तो पासपोर्ट साइज होगा, एक पोस्ट कार्ड साइज होगा, है ना। दोनों फोटो आपको खिंचवाने पड़ेंगे, और व्हाइट बैकग्राउंड आप कम से कम जो है ना इन दोनों फोटोज की आप ये मानो कि जो पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 10 कॉपी जो है उसकी निकलवा के रखना, क्योंकि यही फोटोज आपके आगे काउंसलिंग में काम में आएंगे नीट का स्कोर करने के बाद, ठीक है ना। फिर देखना जरा आगे, स्कैन्ड फोटोग्राफ, वो जो फोटो आपने खिंचवाई है वो स्कैन फोटो हो, है ना, स्कैन। और सिग्नेचर लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स थंब इंप्रेशन शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, ये जो है वो आपके फिंगरप्रिंट होने चाहिए दोनों हाथों के, और इस तरीके से होने चाहिए कि भाई ये पांचों के पांचों जो है वो इधर और ये पांचों के पांचों इधर, ये इस तरीके से स्कैन किए हुए होने चाहिए। ये भी जो है वो इसी ब्रोशर में दे रखा है, मैं आपको अभी दिखाता हूं, देखो कि इसी ब्रोशर में ये सारी चीजें दे रखी है लास्ट में, है ना, कि किस तरीके से जो है वो आपको ये देखो जरा, ये रहा फोटोग्राफ जो है ना वो इस तरीके का होना चाहिए कि पीछे जो है बैकग्राउंड कैसा है, देखो ये है वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और जो है वो देखो फोटो तो इसने जो वो चेहरा हाइड कर दिया है, फेस छुपा दिया है, और बाकी आपके कान जो है ना वो इसमें पूरे विजिबल होने चाहिए। फिर इसके अलावा जो है वो इसकी फोटो की साइज देखो कितनी है, 10 KB से लेके 200 KB तक हो सकती है। फॉर्मेट कौन सा है, जेपीजी है। ये तो ही एक बात। फिर जो दूसरी फोटो है, ठीक है, इसी में जो दूसरी फोटो है वो देखो जरा, सेम टू सेम ये पोस्ट कार्ड। अच्छा, इसमें एक और जरूरी चीज कि फोटो पर क्या लिखा होना चाहिए, तो फोटो पर लिखा होना चाहिए कैंडिडेट का नेम, आपका नाम होना चाहिए, है ना, और नाम वो ही हो जो कि 10th की मार्कशीट में हो, और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ। भैया कई बार यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर डेट ऑफ बर्थ लिखाएं या क्या लिखवाएं, तो जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई अपनी वो डेट यहां पर मेंशन होनी चाहिए, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ। ये मैं बता देता हूं, अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो इसको देखने के बाद आपको ब्रोशर अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो किसी साइबर कैफे वाले से या जो है वो किसी और कंसल्टेंट से जो है वो फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहां पर भी आपको ये सावधानियां रखनी चाहिए कि कहीं पर वो आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी की भी गलती किसी की भी हो, वो चाहे आपकी हो चाहे साइबर कैफे वाले या कंसल्टेंट की हो, उसकी एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो यहां पर डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, जिस डेट को जो है वो फोटो खींची गई है वो डेट यहां पर मेंशन होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। फिर देखो आगे जो है वो साइज, भैया साइज जो है वो 10 से 200 KB ये हो गया जेपीजी, ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो, इस पर भी वो सेम टू सेम वही चीज जो है वो यहां पर होनी चाहिए। आपका नाम हो गया, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ हो गया। फिर देखो ये अभी मैंने कहा था आपको सिग्नेचर, और ये जो है वो थंब इंप्रेशन, किस तरीके से आपके पांचों के पांचों जो है ना, ऐसा नहीं है किसी एक उंगली को रख दिया आपने, है ना, सारे पांचों के पांचों जो है वो एक साथ इसमें होना चाहिए। सारे थंब इंप्रेशन जो है वो इस फॉर्मेट में ही होने चाहिए। ये आप जो है वो देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। और सिग्नेचर, अच्छा एक चीज और कि भैया इसका जो है ना 10 से 200 KB, मतलब जितने भी है सिग्नेचर को छोड़कर बाकी की जो भी फोटोग्राफ्स आपकी होगी उनकी साइज जो हो कितनी होनी चाहिए, 10 से 200 KB होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट। सिग्नेचर भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए 4 से 30 KB तक। अगर आप खुद भर रहे हो तो आपका सवाल होगा कि सर जो है वो हम कैसे जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में लेके आए, कैसे साइज को कंप्रेस करें, अगर आप खुद से भर रहे हो तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूं भैया, गूगल पर जो है वो कोई भी साइट आप ढूंढ सकते हो, गूगल पर सर्च कर लेना, जो है वो इमेज फॉर्मेट कन्वर्जन कुछ ऐसे सर्च कर लेना, आपको जो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। गूगल बाबा जो है वो काम में आएगा आपके यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया भैया अपने पास सिग्नेचर की बात, और सारी चीजें ये लो जी हो गई। अब देखो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ तो देखो जरा फिर और कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास फोटोग्राफ हो गया, है ना, और स्कैन्ड कॉपी हो गई आपके जो है वो, मतलब एक तरीके से फोटोग्राफ की सिग्नेचर, लेफ्ट राइट मतलब हैंड फिंगर थंब इंप्रेशन, ये सारी चीजें हो गई। फिर आगे है कि द साइज ऑफ स्कैन्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ शुड बी 10 to 200 KB, ये जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। द साइज ऑफ द स्कैन पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ 4x6, बिल्कुल भैया 4x6 की जो है, ये आप फोटोग्राफर को जाके बोलोगे, स्टूडियो वाले को जाके बोलोगे, वो अपने आप बना के दे देगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द साइज ऑफ स्कैन्ड सिग्नेचर
शुड बी 4 से 30 KB, वही सिग्नेचर की साइज 4 से 30 होनी चाहिए। बाकी देखो सारी चीजें वही है जो अभी मैंने आपको बताई, द साइज ऑफ स्कैन लेफ्ट राइट थंब इंप्रेशन फिगर, ये जो है वो सारी चीजें वही है। एक लास्ट चीज है द साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ PWD। अगर आप जो है वो आपके पास PWD मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भी क्राइटेरिया इसमें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर लगाना है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और जो है वो ये लिखा हुआ है उसका साइज 50 से 300 KB तक का हो सकता है। चलो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखो ये जो है वो फीस का पेमेंट है। एक तरीके से पेमेंट कैसे करना, आप तो पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड से कर सकते हो, है ना, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, है ना। और आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि भैया 3 स्टेप है इसमें, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट में पेमेंट होगा, है ना। तो आप तीनों स्टेप एक साथ ही कर दो। वैसे तीनों स्टेप आप 3 अलग अलग टाइम पर, आपकी मर्जी, आपको अभी टाइम है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो, बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भर दो और बाद में फिर कभी पेमेंट कर देना, लेकिन तीनों एक साथ ही कर दो ताकि जो है वो झंझट मिटे, एक साथ खत्म करके जो है वो अपन इसको साइड में हो जाए, फिर हमें एप्लीकेशन के बारे में नहीं सोचना पड़े, ठीक है। तो ये पेमेंट की बात आ गई। और जब तक आप लास्ट स्टेप कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक पेमेंट कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा। और अगर आपने लास्ट डेट तक पेमेंट कंप्लीट नहीं किया, वही रात को 11:50 से पहले, 9 मार्च रात को 11:50 से पहले अगर आपने पेमेंट कंप्लीट नहीं किया तो भैया आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, है ना। ये है अपने पास। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि डाउनलोड, सेव एंड द प्रिंट ऑफ ए कॉपी कंफर्मेशन पेज। आपको जो है जो भी कंफर्मेशन पेज मिला है ना, जिसमें पेमेंट का और बाकी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है, उसकी एक कॉपी रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि भाई जो भी आप वहां पर, आपको देखो क्या चाहिए, एक तो ईमेल आईडी चाहिए जब आप फॉर्म भरोगे तो, है ना। साइबर कैफे वाले को बोला अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, साइबर कैफे वाला अपनी ईमेल आईडी लगा रहा है, तो भैया एक ईमेल आईडी से केवल एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। साइबर कैफे वाला अगर जो है वो अपनी ईमेल आईडी लगा रहा है तो सावधान हो जाइए, ऐसा मत करने दीजिए, आपको अपनी ईमेल आईडी लगानी है पहले। जो अगर नहीं है आपके पास तो आप बना लो ईमेल आईडी, है ना। और फिर मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखना, चाहे आप अपना या पेरेंट्स का। मैं सजेस्ट करूंगा, आप अभी बच्चे हो तो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जो है वो आप उसमें दो, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर नीट के सारे अपडेट आएंगे। इवन जो है वो जब काउंसलिंग आपकी चलेगी, आपने नीट में अच्छा स्कोर किया, काउंसलिंग चलेगी, उसके बारे में भी अपडेट उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी पर आएंगे। तो किसी और का मत देना, ये गलती मत करना, आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर देना है, ठीक है ना। और फिर देखो, जब आप एक चीज और कि जब फॉर्म भरोगे तो वहां पर जो है एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, है ना। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, वो एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन नंबर। इसके अलावा एक पासवर्ड आपके पास होगा, वो पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है। एक तो एप्लीकेशन नंबर, एक पासवर्ड। अगर मान लो भूल जाओ तो इन केस ऑफ, मान लो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हो, तो आपका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा मेंशन किया आपने और उसका आंसर क्या है, वो आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें आप लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी जो है वो आगे का जो भी प्रोसेस होगा ना, वो इसके बिना नहीं होगा। काउंसलिंग में ये सारी चीजें काम में आने वाली है, क्लियर है बात। और फिर देखो जरा थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े तो ये बोल रहा है कि थर्ड स्टेप जो है ना वो पूरा होगा तभी आपका जो एप्लीकेशन माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। फिर आगे देखो, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ये मैंने अभी आपको कहा कि व्हेन कैंडिडेट रजिस्टर दे हैव टू इंटर ओटीपी, जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, ठीक है, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा, और जो है रिसीव्ड ऑन रजिस्टर ईमेल, ईमेल पर भी आएगा। वो इसीलिए ताकि जो वो कंफर्मेशन हो जाए कि मोबाइल नंबर आपका चालू है, ईमेल जो है वो भी चालू है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ये सारी चीजें हो गई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये एक चीज बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। 10 नंबर पॉइंट मैं यहां पर पढ़ के आपको बता देता हूं। देखो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लाइक एज द नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नाम ढंग से भरना, गलती मत करना,
कॉन्टेक्ट डिटेल ढंग से भरना, गलती मत करना। एड्रेस डिटेल ढंग से भरना, गलती मत करना। आपकी जो भी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो, है ना, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से भरनी है। क्यों ध्यान से भरनी है? इसने मेंशन किया है, एनी रिक्वेस्ट टू चेंज इन सच पर्टिकुलर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमफेरेंस। इनमें भैया कोई चेंज बाद में नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से केयरफुली भरना। एग्जामिनेशन सेंटर का जो चॉइस है ना, उसका विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। वो भी आपको जो है ना, जो आपके सबसे करीब है वो ही भरना चाहिए। कई बार जो है वो नीट वाले थोड़े से ज्यादा होशियार होते हैं ना, कि यार हम एक काम करते हैं, मैं तो सीकर का हूं और हम जो है वो जोधपुर भर देते हैं, बढ़िया जोधपुर घूम के आएंगे। भैया घूमना पर्पज नहीं है, नीट में सिलेक्शन अपना पर्पज है। तो वही एग्जामिनेशन सेंटर आप भरना जो आपके सबसे पास में हो, जो नजदीक हो। उससे आपकी एक ट्रेवल जो सिकनेस होगी ना, वो नहीं होगी और बहुत हेल्प मिलती है इससे। तो सबसे नज़दीक वाला एग्जामिनेशन सेंटर फिलअप करना, वो चॉइस जो है वो उसी की रखना आप लोग, है ना। और जो है इससे आप बहुत रिलैक्स आपको फील होगा जब पेपर देने जाओगे तो, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। एनटीए डज नॉट एडिट मॉडिफाई, मतलब ये तो है कि एनटीए अपने आप से कोई चेंज नहीं करेगा। आपने जो भी जानकारी भरी है अपने आप एनटीए कोई भी काम नहीं करेगा, है ना। कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ और भरा और बाद में एनटीए ने जो वो चेंज कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखो जो मेन पॉइंट है ना, मैं खाली वही डिस्कस करूंगा, क्योंकि अदरवाइज जो है वो 167 पेज का ब्रोशर है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, देखो इसको वापस से इससे हाईलाइट किया है ना। मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ऑन एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो ये बोल रहा है कि वो खुद के ही होने चाहिए मोबाइल नंबर, या आपके गार्जियन के होने चाहिए, पेरेंट्स के होने चाहिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन एनटीए की तरफ से आती है तो वो उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल एड्रेस पर भेज दी जाए। ये सारी चीजें हैं। फिर आगे देखो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट शेल अपीयर इन देयर ऑन कॉस्ट, अच्छा वो तो चलो सेकेंडरी बातें, ये सारी चीजें हो गई, ये मैंने बता दिया आपको, कोई भी इसमें अलग चीज नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रहा, देखो मैंने कहा था ना अभी आपको कि एक मोबाइल नंबर से एक ही एप्लीकेशन भरा जाएगा। तो आप देखो जरा, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक एटमोस्ट केयर वाइल फिलिंग द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज्ड टू यूज मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दैट आर एसेसेबल टू देम, मतलब चालू रखना है फोन, ऐसा नहीं है बंद करके जो है भूल जाए। ओनली वन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस शुड बी यूज्ड फॉर वन एप्लीकेशन फॉर्म। हो गया ना, कि एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक ही मोबाइल नंबर जो है वो चाहिए होगा, है ना। एक मोबाइल नंबर से एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। फिर देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा अबाउट एनटीए। ये सारी चीज़ें एनटीए के बारे में हमें जानकर ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें इतना पता है कि एनटीए पेपर करवाता है, बस बहुत है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस यूजी, ये इसी के लिए जो कुछ एक कौन सी कॉलेज में एडमिशन होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें दी हुई है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर आगे चलते हैं, ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो जरूरी चीज़ें है ना केवल हम उन पर ही ध्यान देंगे। ये जरूरी चीज़ आ गई है एक और, सिलेबस ऑफ टेस्ट। भैया सिलेबस की बात करें तो सबको पता है, अगर आप यहाँ तक आए हो नीट की तैयारी कर रहे हो, एनएमसी ने जो बहुत टाइम पहले सिलेबस जारी किया था, उसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। इसके अलावा इसमें जो नीट की आरक्षण व्यवस्था के बारे में भी ब्रोशर में दे रखा है, वो वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ। हालांकि लोग इतने तेज हैं कि 2023 का ब्रोशर उठा के उन्होंने एक एक महीने पहले ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के जो है वो वीडियो बना दिए हैं। अब यार मेरे समझ में नहीं आता कि 2023 का ब्रोशर पढ़ने से क्या फायदा। हालांकि ज्यादा डिटेल, ज्यादा इसमें जो वो चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस तरह से भ्रमित करने से कोई मतलब वाली बात नहीं होती ना। तो यहां पर आप देखो जरा कि सिलेबस ऑलरेडी पहले इस सिलेबस की डिस्कशन हो चुका है, तो दोबारा हम इस पर नहीं करेंगे। वही पेपर पैटर्न की अगर बात करें, हम डायरेक्टली पेपर पैटर्न पर आते हैं। तो देखो जरा, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। फिर जो है वो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 15 में से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल जो है वो 45 क्वेश्चन। मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, बॉटनी में 45 और जूलॉजी, यानी बॉटनी जूलॉजी में मिला के 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल पेपर 720 का ही होगा। कहने का मतलब लास्ट ईयर का जो पैटर्न था पेपर का, वही पैटर्न रहने वाला है ना। मार्किंग स्कीम में कोई चेंज नहीं है। फिर एक चीज और, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इनमें नेगेटिव मार्किंग कौन से सेक्शन में कौन से में नहीं है। मैं साफ क्लियर कर देता हूं, दोनों के दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है। सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो -1 मिलेगा।
ठीक है, दोनों ही सेक्शन में। सेक्शन बी में आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 10 से ज्यादा अटेम्प्ट करके आते हो सेक्शन बी में, तो भैया शुरू के 10 क्वेश्चन ही कंसिडर होंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो आपको जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना है बाकी के 5 क्वेश्चन पढ़ के, है ना। तो क्या करना है मैं बता देता हूं वापस से। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, दोनों सेक्शन में है, बिल्कुल है। कितनी है? -1, ठीक। फिर जो है वो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? सेक्शन ए में आप 35 में से 35 अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको आते हैं तो। सेक्शन बी में 15 में से मैक्सिमम 10 अटेम्प्ट करने हैं। अगर 10 से ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए तो शुरू के 10 ही कंसिडर होंगे, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें लिखी है, आपको अब और ज्यादा इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कंक्लूजन इसका बता दिया है। रही बात मीडियम की, तो भैया देखो, अगर आप इंग्लिश लेते हो कोई दिक्कत ही नहीं है, मीडियम केवल इंग्लिश ही रहेगा। लेकिन अगर आप कोई भी इसके अलावा, देखो पेपर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में भी आता है, जैसे हिंदी हो गया, है ना, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें भी पेपर आता है। लेकिन जब आप ये सारी जो है वो लैंग्वेज, इनमें से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे तो उसमें एडिशनल में इंग्लिश भी आएगी और लास्ट में इंग्लिश वाला ही सही होगा, ठीक है। लास्ट में जो कौन सा सही होगा? इंग्लिश वाला ही सही होगा। और एक चीज और देखो, इसने जो है वो ये भी बोला है, बोनस के बारे में भी इस बार मेंशन किया है कि कब क्वेश्चन बोनस होगा। तो ध्यान दो जरा, इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड। मतलब बोनस मिल जाएगा अगर कोई क्वेश्चन एनटी के पेपर में गलत आ जाए, या फिर जो है वो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है तो 4 नंबर मिलेंगे। अब क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? तो इसने बोला है ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर, कि भाई वो पेपर बनाने वाला कोई रोबोट तो है नहीं, वो भी इंसान है, उससे गलती हो सकती है। तो किसी ह्यूमन एरर की वजह से अगर कोई क्वेश्चन गलत आ जाए तो बोनस मिलेगा, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी है, ठीक है। फिर देखो जरा थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट लगभग 200 मिनट आपको मिलेंगे, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, है ना। और ये टाइम जो है वो इसी टाइम में आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है अपना पेपर, ठीक है। 2 से लेके 5:15 बजे तक एग्जाम है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और फिर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ये हो ही गया अपने पास, है ना। इंग्लिश के साथ साथ ये सारी लैंग्वेज जो है वो भी आ सकती है, मतलब इनमें भी आप पेपर दे सकते हो। फिर देखो आगे जो है वो ये रहा, है ना। इंग्लिश का पेपर अगर किसी ने केवल इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो उसका पेपर केवल इंग्लिश में ही आएगा, और इंग्लिश, हिंदी, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर सब जगह, मतलब ये जो है वो सारी जिसको भी जिस लैंग्वेज में एग्जाम देनी है उसको अच्छे से पता है ना। तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सिटीज, एग्जामिनेशन सेंटर, ये सारा हो गया, है ना। ये लो जी, आगे जो है वो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो भाई देखो, अपर लिमिट कुछ भी नहीं रखी है ना, अपर लिमिट कुछ भी नहीं रखी है। लेकिन यहां पर देखना कि जो जनरल ओबीसी चाहे कोई भी हो, उसकी एज जो है ना वो 31/12/2007 है ना तक, मतलब उसकी बर्थडे होनी चाहिए। इससे आगे अगर है तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, है ना। 31/12/2007 से पहले या इस दिन तक अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी है, तब तो एग्जाम में बैठ पाएगा, अदरवाइज वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। ये है, आप देख लो जरा कि अगर आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 31 दिसंबर 2007 तक है ना, या इससे पहले या 31 दिसंबर 2007 तक है, तब आप एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास जो है वो एज की बात। फिर देखो अपर एज लिमिट, ये यहां पर साफ लिखा हुआ है कि एज पर लेटर नंबर यू, ये कोड दे रखा है ऊपर, ठीक है। डेटेड ऑन 9 मार्च 2022, ये पहले ही सर्कुलेट जारी कर दिया था। रिसीव्ड फॉर्म नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स बोर्ड रिगार्डिंग अपर एज लिमिट, देयर इज नो अपर एज लिमिट। भैया जी ऊपर की कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। आप ये जो है वो नेट पर सर्च करके एक बार अगर आप चाहो तो ये वाला जो है वो सर्च कर सकते हो, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी नीट का एग्जाम दे रहा है तो उसको जो अच्छे से पता है कि वो एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। फिर क्योंकि कोई 11वीं का बच्चा है वो तो बैठने वाला है नहीं, है ना। क्राइटेरिया फॉर एनआई, और 12वीं का बच्चा इतना कोई जो है वो 25-26 साल का होगा नहीं कि उसको ये कंफ्यूजन हो कि मैं इस एज लिमिट में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये एनआरआई वगैरह, एनआरआई हम है नहीं तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख से हमारा कोई लेना देना, मतलब वैसे तो बहुत कुछ लेना देना है, लेकिन वहाँ से जो है वो उसकी बात हम नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इस फॉर्म में बात करना।
और फिर जो है ये हो गया सिलेबस BDS, ये लो जी भाई, है ना। जितनी भी इसमें यूँ कहो कि इस ब्रोशर का जो निचोड़ है ना, अच्छा ये एक इसमें दे रखा है भाई रिजर्वेशन सिस्टम। तो रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि कौन सी कैटेगरी का कितना है। जैसे PWD को 5% है, SC को 15% है। ये सारी चीजें जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस पर वीडियो बना चुका हूं, तो हम दोबारा इसकी बात नहीं करेंगे। अगर किसी को रिजर्वेशन सिस्टम समझना हो नीट का तो वो जाके वीडियो देख सकता है, मैं कार्ड में जो है उसको लगा दूंगा ऊपर। और फिर जो है वो आगे देखो रिजर्वेशन सेंट्रल, ये सारी चीज़ें आपके काउंसलिंग के बाद की है भैया, है ना। मतलब आप पहले तो स्कोर करो और फिर इसके बाद में जो है ये सारी चीज़ें आएगी। ये बोर्ड हो गए, कौन एलिजिबल है, चलो ठीक है भैया। तो दिस इज़ ये भी अच्छा, ये एक छोटा सा और है कि आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। सबसे पहले आप जब ये फॉर्म एप्लीकेशन भरने के लिए जब उसको साइट को ओपन करोगे तो पर्सनल डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, मदर माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी इंडियन, है ना, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें जो वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान सा काम है। डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर सेम टू सेम ऐसे ही अगला जो पेज आएगा ना, अगला पेज आएगा एप्लीकेशन पेज, इसमें भी ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो आपको 10th की इंफॉर्मेशन, अपने 10th की और 11th और 12th की इंफॉर्मेशन, 10वीं 11वीं और 12वीं, इन तीनों की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। फिर लास्ट में जो है वो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट और पेरेंट इनकम डिटेल, आपके माता पिता की इनकम की डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है एक बार और देख लो। पासपोर्ट साइज फोटो है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, आपके दाएं और बाएं हाथ के थंब इंप्रेशंस है, फिर जो है वो सिग्नेचर है। कैटेगरी अगर कोई लगती है आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जो है वो किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास PWD का सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है, तो वो लगेगा। और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल है आपके पास नागरिकता, मतलब आप अगर देखो वैसे अलग से ये करने की जरूरत नहीं होती, जो इंडिया के बाहर के हैं उनके लिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो ये अगर एलिजिबल है आप लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज जो है वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है वो आगे एडमिट कार्ड, ये वगैरह बात की बातें अपने आप जो देखो एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो आ जाएंगे बाद में, जो इसने ये बोला है बाद में अपने आप आ जाएंगे। तो इसका भी अनाउंसमेंट जब होगा तो बता दिया जाएगा आपको। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशन डेट की टाइमिंग दे रखी है। कहने का मतलब ये है कि आपका जब एग्जाम होगा, जिस दिन एग्जाम है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होगा, 1:30 बजे आपको पहुंचना है, 2 से 5:15 तक का टाइम है ना। और लास्ट एंट्री जो है वो 1:30 बजे तक है। कब? सिटिंग ऑन द सीट ऑफ एग्जामिनेशन 1:15 बजे से चालू हो जाएगा। लास्ट एंट्री जो है वो आपकी 31 पर रहेगी। अनाउंसमेंट ऑफ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय इन्विजिलेटर, ये जो 1:30 से लेके जो 1:45 तक रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट 1:45 पर, राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट बुकलेट 1:50 पर चालू होगा। ये सारी चीजें जो है ना वो छोड़ो, सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी है। तो भाई देखो कि इस ब्रोशर का जो भी निचोड़ है ना वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जो भी काम की चीजें हैं वो सारी हमने बता दी है। अब रही बात जो है वो काउंसलिंग की, तो ये तो बात की बात है ना। आप पहले एग्जाम दो, अच्छा स्कोर करो, इसके बाद में काउंसलिंग डिटेल को लेकर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था और उम्मीद करते हैं जो वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं वापस से आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ध्यान से फिल करना है, कोई उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये चीज आगे तक जाएगी, आपके कॉलेज तक जाएगी, काउंसलिंग तक जाएगी। और अभी जो है वो अगर ध्यान से नहीं भरोगे तो आगे जो है इनमें सुधार नहीं होने वाला है, ये NTA ने बोल दिया है। कुछ एक करेक्शन जो है वो हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक डिटेल है, उनमें करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, यहां से मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।